इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या पढ़ेंगे कि कैसे अलग अलग जीवों में रेस्पिरेशन होती है, कैसे अलग अलग जीवों में रेस्पिरेशन मतलब सांस लेते हैं, सीधी सी बात। तो कैसे ये सांस लेते हैं, अलग हर हर किसी के पास लंग्स नहीं होता, हर किसी के पास फेफड़े नहीं होते, समझ रहे हो, आ रही बात समझ में। तो कैसा लगेगा, इतना छोटा सा जीव है, इतने बड़े बड़े फेफड़े लेकर ही घूम रहा है, समझ रहे हो बात को, इतनी सी छोटी सी लिजार्ड है, इतने बड़े फेफड़े लेकर के घूमेगी लटका करके, कैसा लगेगा पीछे बैग लगा करके, तो बड़ा थोड़ा और लगेगा, समझ पा रहे हो गया आप इस बात को, है ना। तो इसलिए सब में अलग अलग टेक्निक होती है सांस लेने की, है ना। तो क्या टेक्निक्स होती हैं ये अपन देखेंगे। जैसे जैसे ये मान के चलो, ये आपके कौन है, ये पॉरीफेरेंस है, कौन से है ये, पॉरीफेरेंस है, स्पॉन्जेस है, कौन है ये, स्पॉन्जेस है, मैं आपको बता चुका हूं। ये स्पॉन्जेस आपको कहाँ मिलेंगे, फ्रेश वाटर में मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे बेटा, फ्रेश वाटर में अपन को ये स्पॉन्जेस मिलेंगे, फ्रेश वाटर में, ठीक है। ये फ्रेश वाटर में अपन को ये स्पॉन्जेस मिलेंगे, है ना। और ये जो जहां ये जो पानी होता है ना, ठीक है, पानी में ये स्पॉन्जेस मिलते हैं अपन को, है ना। ये ज्यादातर फ्रेश और मराइन में भी कुछ मिलते हैं, है ना। मराइन में भी जो है आपको स्पॉन्जेस मिल सकते हैं, ठीक है। मराइन वाटर जानते ही होगे, ओशियन वगैरह, सीज वगैरह, ठीक है। तो कहने की बात बस ये है कि ये पानी में मिलेंगे। अब पानी में कैसे सांस लें, पानी में कैसे, पानी में सांस लेंगे तो पूरा पानी अंदर आ जाएगा, समझ पा रहे हो इस बात को। तो ये क्या करते हैं, इनके पास सिस्टम क्या है, इस तरीके का है कि ये जो है, ये पॉरीफेरेंस जो होते हैं, है ना, ये भी एक एनिमल होते हैं जो मूव ही नहीं करते, ऐसे बैठे रहते हैं, बड़े आलसी टाइप के लोग हैं, जिन क्या होगा इनका, समझ रहे हो। तो ये मूव नहीं करते बिल्कुल भी, ठीक है, इस तरीके से पड़े रहते हैं ये, है ना। और इनमें कैसे श्वसन होता है या फिर रेस्पिरेशन होता है, ये अपन देखेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे होता है इसमें। तो अगर हम बात करें, तो यहाँ से इनमें छेद होते हैं, बड़े छेदी सिंह टाइप के हैं ये, है ना। तो उनमें बड़े छेद हैं, यहाँ पर, वहां पर तो दो होते थे, यहाँ पर तो छेद ही छेद है ना, समझ रहे हो बात को। तो छेद ही छेद है, इन छेदों के थ्रू क्या होता है, पानी अंदर आता है, क्या अंदर आएगा, पानी अंदर आएगा। और इस पानी के अंदर जो भी ऑक्सीजन होगी, ठीक है, जो भी CO2 होगी, जो भी ऑक्सीजन होगी या जो भी CO2 होगी, वो ये ले लेंगे, ये सेल जो ये क्या करेंगे अपने अंदर, ये ले लेंगे, ऑक्सीजन होगी या CO2 होगी पानी के अंदर, वो सारे के सारे ये इसके अंदर ले लेंगे। आई बात समझ में, क्लियर क्लियर बात समझ में आ गई। तो इसे कहते हैं, ये कैसे करते हैं, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू, किसके थ्रू, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। एग्जाम्पल क्या है इनका, स्पॉन्जेस वगैरह, ठीक है, स्पॉन्जेस हुए, ये फ्लैट वॉर्म्स हुए, ये भी ऐसे ही करते हैं। और ये जेलीफिश वगैरह जो होती है, जेलीफिश देख पा रहे हो ये, तो ये भी इस तरीके से करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, जो भी पानी होता है, ठीक है, जो भी पानी होता है वो लेते हैं, और पानी के अंदर से जो भी ऑक्सीजन है वो निकाल लेते हैं, CO2 जो है इस पानी में डाल देते हैं और पानी को वापस भेज देते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है ये बात। तो पानी की हेल्प से करते हैं, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू, ठीक है। अब देखो, कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास स्किन होती है, क्या होती है, स्किन होती है, तो स्किन से रेस्पिरेशन करेंगे। अपन कर पाएंगे क्या स्किन से रेस्पिरेशन, ये मेरी स्किन है, क्या यहाँ से मैं सांस ले सकता हूँ, स्किन से सांस ले सकता हूँ, नहीं, मुझे ये बकायदा फेफड़े दिए गए हैं, क्योंकि स्किन मोटी होती है, स्किन क्या है, बड़ी मोटी है, ये आ रही बात समझ में। तो अगर मोटी नहीं होती, मोटा होना भी जरूरी है, मोटी नहीं होती तो कोई ऐसे खींचता तो हाथ में ही आ जाती स्किन, समझ रहे हो, छोटे छोटे बच्चों के तो आंटियां बहुत खींचती हैं, है ना। तो स्किन को मोटा रखना भी जरूरी था, भगवान को पता था ये मोटी आंटियां बहुत मजे लेती है बच्चों के, तो ऐसे खींच के बाहर ही निकाल देंगी स्किन, तो मोटी रखनी पड़ी इस चक्कर में। तो कोई दिक्कत नहीं है, स्किन मोटी रखनी पड़ी तो क्या हुआ, लंग्स दे दिए अपन को, क्या दे दिए, लंग्स दे दिए। और वो जो लंग्स है वो अपन अपन के पास है, ठीक है, लेकिन इनके पास छोटी सी जान है, ये नन्ही मुन्नी जान है, इसके पास कहाँ लंग्स होंगे, इसके पास स्किन है, क्या है, स्किन है, वो भी मॉइस्ट, जो देख रहे हो कितनी गीली गीली, आ रही बात समझ में, ऐसा लग रहा है जैसे बरसात में अभी भी नहा करके आई हो, मॉइस्ट स्किन है बिल्कुल, ये है ना, समझ रहे हो बात को। तो इसे मॉइस्ट स्किन के थ्रू यहाँ पर क्या हो जाता है, जो है ऑक्सीजन आ जाती है और CO2 यहाँ से चली जाती है, ये बात ध्यान में रखना। तो इस तरीके से ये भी मॉइस्ट स्किन आप देख पा रहे होगे, गीली गीली, समझ रहे हो ना बात को। तो इस गीली गीली स्किन से CO2 जो होगी वो, लो सॉरी, CO2 और O2 अंदर आ जाएगी, क्लियर है, समझ में आ गया। ऐसा ही, ऐसा अर्थवॉर्म के साथ होगा, ये लीच है, ये लीच,
गौच जो सुपक जाती है ऐसे, और फ्रॉग के साथ भी ऐसे ही मॉइस्ट स्किन के थ्रू या स्किन के थ्रू क्या होगी, रेस्पिरेशन होगी। फिर हम बात करते हैं इंसेक्ट्स की, किसकी बात करते हैं, इंसेक्ट्स की, ठीक है। ये सभी जानते हैं, ग्रास हॉपर, किसने नहीं देखा इसको, सभी ने देखा है। तो ग्रास हॉपर किससे रेस्पिरेशन करते हैं, इनमें ट्यूब वाला सिस्टम चलता है। जैसे इनके पास ब्लड के ट्यूब नहीं है, इनके पास सांस के ट्यूब है। हमारे क्या ट्यूब यहाँ तक है, सांस के लंग्स तक है। मैंने बताया था ट्यूब होते हैं, लंग्स के ट्यूब होते हैं, है ना। ये जैसे ये भी ट्यूब है, ये भी ट्यूब है। इनके ट्यूब जो है पूरी बॉडी में फैले हुए हैं सांस के। इनके पास ब्लड नहीं फैलता, इनके पास जो है सांस के ट्यूब है। इन सांस के ट्यूबों को कहते हैं ट्रेकियल ट्यूब्स। क्या कहते हैं, ट्रेकियल ट्यूब, सांस के, ठीक है, सांस के ट्यूब। सर ये कौन सी सांस है, कोकिला बेन, अरे भैया ये सांस के, ये सांस कौन सी है, ये सांस मतलब रेस्पिरेशन की ट्यूब है ये, ठीक है, रेस्पिरेशन की ट्यूब है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब सुनना, ऐसे ही ट्यूब जो होंगे, इनमें क्या होता है, इनमें यहाँ पर छेद होता है। कैसे, यहाँ पर ये कैसे सांस लेते हैं समझना, बॉडी सरफेस पर है छेद, क्या है, छेद है, ये रहे छेद। इन छेदों को कहते हैं स्पाइरेकल्स। क्या कहते हैं इन छेदों को, इनसे हवा जाएगी अंदर, इससे हवा जाएगी अंदर, इससे हवा अंदर जाएगी और इन ट्यूबों में आ जाएगी। ट्यूबों को कहते हैं ट्रेकियल ट्यूब्स। ट्यूब्स को क्या कहा जाता है, ट्रेकियल ट्यूब्स। ये जो ट्यूब देख रहे हैं ना, इन्हें अपन कहते हैं ट्रेकिया। क्या कहते हैं, ट्रेकिया। आई बात समझ में। तो ये छेद को क्या कहते हैं, स्पाइरेकल्स। छेद को क्या कहते हैं, स्पाइरेकल। छेद को कहते हैं स्पाइरेकल, और इन ट्यूबों को क्या कहते हैं, ट्रेकिया। क्या कहते हैं इन ट्यूबों को, ट्रेकिया। ये बात ध्यान में रखना, छेदों को कहते हैं स्पाइरेकल्स, और जो है ट्यूबों को कहते हैं ट्रेकिया या ट्रेकियल ट्यूब्स। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है, समझ में आ गया ये बात, ठीक है। अब समझना इस बात को, ऐसे ही ट्यूब्स किसमें देखेंगे आपको, ये 100 पैर वाली, 1000 पैर वाली, ठीक है, इन वाली जो ये 100 पैर वाली, 1000 पैर वाली, ये जो वॉर्म्स हैं, उनके अंदर भी आपको क्या मिलेंगे, ये स्पाइडर के अंदर भी आपको क्या मिलेंगे, ये ट्यूब्स मिलेंगे, जिनको अपन कहते हैं ट्रेकियल ट्यूब्स। ये ट्यूब्स मिलेंगे जिनको अपन ट्रेकियल ट्यूब्स कहते हैं, और ये छेद मिलेगा जिसे अपन स्पाइरेकल कहते हैं। ये बात ध्यान रखना। ये जो ये आपको दिख रही है 100 पैरों वाली, इसको कहते हैं सेंटीपीड। क्या कहते हैं, 100 पैरों वाली को क्या कहते हैं, ये 100 पैर है, गिन लेना टाइम हो तो, ठीक है। मेरे पास नहीं है इसलिए मैं नहीं गिन रहा, तुम गिनना आराम से बैठ के। और इसके 1000 पैर है, इसको क्या कहते हैं अपन, मिलीपीड। क्या कहते हैं, मिलीपीड, ठीक है, 1000 पैर, 1000, ठीक है, हाँ, ठीक है, फुट। और ये इसके कितने हैं, 100 पैर है, 100 फुट। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये बात ध्यान में रखना भाई, 100 पैर वाली यही है, कन खुजूरे वही होते हैं ना, ये कन खुजूरे कहते हैं, क्या कहते हैं ना, तो ये कान में घुस जाते हैं, है ना। तो हाँ, काफी ये 1000 पैर वाली बहुत छोटे छोटे पैर हैं, आप देख पा रही होगे, है ना। तो इस तरीके से वॉर्म्स होती है। बाकी एक बात ध्यान रखना, जो मछलियां होती हैं वो किससे सांस लेती हैं, गिल्स के थ्रू। किसके थ्रू सांस लेती हैं, गिल्स के थ्रू सांस कौन लेती है, मछलियां और झींगा। और ये झींगा, प्रॉन वगैरह, है ना, प्रॉन्स वगैरह जो होते हैं, झींगे वगैरह जो होते हैं, तुमने खाए ही होंगे झींगे, है ना। ये लॉबस्टर, झींगे, बड़े ये चाइना में खूब खाए जाते हैं, है ना, ठीक है। आरी बात ध्यान रखना, ठीक है। और लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन किसमें होती है, लंग्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होती है, हमारे लंग्स के लिए वर्ड यूज किया जाता है पल्मोनरी। क्या यूज किया जाता है, तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन किसमें होती है, किसमें होती है पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। और जितने भी जो एडवांस प्राणी है, एडवांस एनिमल है, उनके अंदर क्या होती है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन होती है। ये बात ध्यान रखना। वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या होती है, मैंने तुम्हें बताया था, वर्टिब्रेट्स याद है, सबसे एडवांस जानवर जिसमें कुत्ता बिल्ली सब आते हैं, उसके अंदर क्या होती है, एडवांस जो है रेस्पिरेशन होती है। ये बात ध्यान में रखना, लंग्स के थ्रू होती है, ठीक है। गिल्स, गिल्स वाली को याद रखना पड़ेगा तुम्हें, गिल्स वाली को ब्रैकियल रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। ट्रैकियल ट्यूब्स को तो ट्रैकियल ट्यूब्स ही कहते हैं, ठीक है। और स्किन वाली को क्या कहते हैं, क्यूटिनेशियस। क्या कहते हैं, क्यूटिनेशियस रेस्पिरेशन कहते हैं, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। जनरल बॉडी सरफेस तो जनरल बॉडी सरफेस ही कहेंगे, ठीक है। तो याद रखना, लंग्स वाली को पल्मोनरी, और गिल्स वाली को ब्रैकियल, और स्किन वाली को क्यूटिनेशियस, याद रख लेना, ठीक है।
तो ये याद हो जाएगा। ये आपका टॉपिक वाला खत्म हो गया। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, रेस्पिरेशन। अपन एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, रेगुलेशन करना रेस्पिरेशन को। सर इसका मतलब, अरे इसका मतलब ये है कि कब हमें तेज सांस लेनी है, कब हमें जो है तेज सांस, ज्यादा जल्दी जल्दी सांस लेनी है, कब बिल्कुल स्लो सांस लेना है। जैसे अपन को भागना है तो अपन को तेज तेज सांस लेनी पड़ती है कि नहीं पड़ती, ताकि बॉडी को ऑक्सीजन मिलते रहे, पूरे बॉडी पार्ट्स को। समझ पा रहे हो? तो हम अगर भागते समय स्लो सांस लें, उल्टा कर दे, भागते समय स्लो लें, और जो है जब बैठे हुए हैं हाँ तो ऐसे करते रहे, तो लोग पागल कहेंगे। तो ये कंट्रोल किससे होता है? ब्रेन से कंट्रोल होता है। किससे कंट्रोल होता है ये सब सिस्टम? ब्रेन से कंट्रोल होता है। तो ये रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं जो ब्रेन में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ब्रेन में पाए जाते हैं, या नर्वस सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। ब्रेन के अंदर तीन साइड आपको मिलेंगे, रेस्पिरेटरी, न्यूमोटैक्सिक और कीमोसेंसिटिव एरिया। ये आपको तीन सेंटर्स आपको देखने को मिलेंगे, रेस्पिरेटरी, न्यूमोटैक्सिक और कीमोसेंसिटिव एरिया। ठीक है, अब ये बात ध्यान रखना, ये कहां पर मिलेंगी? ये ब्रेन आप देख पा रहे हो, ये ब्रेन देख रहे हो, ब्रेन का ये जो ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये वाला डंडी देख रहे हो ब्रेन की, ब्रेन की डंडी है ये, ब्रेन स्टेम कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? ब्रेन स्टेम, ब्रेन की डंडी। इस ब्रेन की डंडी में ही सारा रेस्पिरेशन का सिस्टम, रेस्पिरेशन का राज छुपा हुआ है कि कैसे रेस्पिरेशन होगी, तेज होगी, जल्दी होगी, मतलब धीरे धीरे होगी, सब इन डंडी में है। सब कुछ किस में है? इस डंडी में है। ठीक है, डंडी में जो है ये वाला जो पोर्शन है फूला हुआ, इसको कहते हैं पॉन्स। क्या कहते हैं? गलत ना समझे, ये पॉन्स है ये, है ना? क्या ये? PONS। क्या ये? PONS। ठीक है, तो ये पॉन्स एरिया है, फूला हुआ, है ना? आदिवासी में। और ये नाटा सा, ये कैसा है? ये वाला जो डंडी है वाली, इसे मेडुला एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मेडुला। ठीक है, और ये वाले को पॉन्स। क्या कहते हैं ये वाले को? पॉन्स। इसको मेडुला। तो इसके अंदर ही आपको, भाई मुझे एक बात बताओ, पॉन्स नाम, अगर पॉन्स लिखा मैंने तो बताओ मुझे कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ होगा? न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ होगा? पी फॉर न्यूमोटैक्सिक सेंटर, पी फॉर पॉन्स। तो ये कहां पर होगा? पॉन्स के अंदर होगा ये वाला सेंटर। खत्म किस्सा। बाकी दोनों कहां मिलेंगे आपको उनको? सुनो, ठीक है, अब सुनना ढंग से। अब देखो, ये पॉन्स में मिलेगा, जबकि ये दोनों कहां मिलेंगे? इसमें कहीं पी दिख रहा है? तो नहीं दिख रहा, तो ये मेडुला में मिलेगा। और ये भी कहां मिलेगा? मेडुला में। ये भी कहां मिल जाएगा? मेडुला वाले रीजन में मिल जाएगा। सर ये मेडुला कैसी होती है? समझ में आ गई? ये मेडुला डंडी जो होती है ना, इसको मेडुला कहते हैं। और जो फूला हुआ पोर्शन है ना ये वाला, ठीक है, इसको पॉन्स कहते हैं। और ये पोर्शन मैंने ये वाला उठाया हुआ है, समझ पा रहे हो ना? ये वाला पोर्शन यहाँ से उठा करके दिखा रहे हैं। समझ में आया? समझ गए? क्लियर है ना? तो ये चीज जो है हमने उठा करके यहाँ रख दी। तो ऊपर वाली पॉन्स, नीचे वाला मेडुला। ठीक है, पी वाला जो होगा वो पॉन्स हो जाएगा, केमोसेंसिटिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या हो जाएगा? मेडुला में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो देखो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है, समझने की कोशिश करना। देखो, पॉन्स ऊपर होती है, मेडुला नीचे रहता है ना? तो ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर होगा, और यहाँ पर नीचे क्या होगा? ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, और यहाँ पर दो कौन से होंगे बगल बगल में? मैं तेरे अगल बगल, तू मेरे अगल बगल। ये दो रीजन होंगे। एक कौन सा होगा? रेस्पिरेटरी। और दूसरा कौन सा होगा? कीमोसेंसिटिव एरिया होगा। और ये क्या होगा? ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये कहाँ? ये न्यूमोटॉक्सिक होगा। ये क्या होगा? न्यूमोटॉक्सिक। ये कहाँ पर होगा? मेडुला में होगा। ये कहाँ होगा? सॉरी, ये पॉन्स में। पी है ना, मैं जबरदस्ती याद रखना भाई, पी फॉर पॉन्स, पी फॉर न्यूमोटैक्सिक सेंटर। और ये दोनों सेंटर कहाँ मिलेंगे? मेडुला में। कहां पर मिलेंगे ये? मेडुला में मिलेंगे ये सेंटर। मेन जो सेंटर है ना वो ये है। मेन सेंटर कौन सा है? ये है मेन सेंटर। मेन सेंटर कौन सा है? ये आर वाला। आर वाला क्या है ये? है आर वाला का क्या है? मेन मेन ये सेंटर है, इसे कहते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। यही मेन है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ही क्या है? मेन है ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। जब भी
कोई रेट बढ़ानी होगी भाई, घटाना है बढ़ाना है, वो सब इसके हाथ में है, ठीक है। घटाता बढ़ाता कौन है ये, ठीक है। रेस्पिरेशन को घटाना बढ़ाना किसके हाथ में है, रेस्पिरेशन को घटाना बढ़ाना, ठीक है। की रेट को घटाना बढ़ाना सब इसके हाथ में है, ठीक है। घटाना और बढ़ाना सब इसके हाथ में है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब दूसरी बात, ये मेन है, ये हेड है। फिर उसके बाद ये कीमोसेंसिटिव एरिया है। कीमोसेंसिटिव एरिया क्या कर देखता है कि अगर जो ब्लड वगैरह में H+ आयंस, किसके आयंस, H+ आयंस और CO2 आयंस के प्रति सेंसिटिव है बड़ा, क्या है भैया, सांस, समझ में आ रहा है, सेंसिटिव किस, और कीमो यानी केमिकल, तो केमिकल से बड़ा क्या है, सेंसिटिव है भाई। केमिकल कौन से, H+ आयंस और CO2 आयंस, बड़ा सेंसिटिव है ये। जैसे ही H+ आयंस और CO2 का लेवल बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा भाई, लेवल बढ़ेगा, लेवल, तो लेवल बढ़ने से ये एरिया जो होगा सेंसिटिव है, एक्साइट हो जाएगा और ये सीधा बगल वाले को भेजेगा, बगल वाले को कहेगा, ठीक है। ये कीमोसेंसिटिव एरिया है। इस कीमोसेंसिटिव एरिया का बगल वाला कौन है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर से कहेगा भाई साहब बहुत ज्यादा जो है CO2 बढ़ रही है, बहुत ज्यादा, अरे जो है जल्दी से जल्दी सांस लो, इसको बाहर फेंको CO2 को। तो ये कहेगी अच्छा, तो ज्यादा जल्दी जल्दी सांस लेगी और CO2 को बाहर फेंकेगी। ये बात ध्यान में रखना, समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से ये सिस्टम चलेगा, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। जबकि न्यूमोटैक्सिक, न्यूमो क्या कर रहा है, सुनो, ये क्या कर रहा है, सब कुछ इस पे है ये, ठीक है। ये सब कुछ ये क्या करेगा, सिग्नल देगा, ये क्या देगा, सिग्नल देगा कि भैया जो है ज्यादा हो गया है या कम हो गया है, ये कंट्रोल करेगा। ये क्या कर रहा है, इसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है, कंट्रोल कर रहा है, क्या कर रहा है, देखो न्यूमोटैक्सिक सेंटर ऊपर की तरफ है और नीचे क्या, मेडुला, ऊपर वाला नीचे वालों को कंट्रोल कर रहा है कि नहीं, तो सब तो लीला कृष्ण की है, हमारा क्या है, समझ रहे हो बात को, लीला किसकी है, खाटू श्याम की है या कृष्ण की है या किसी की भी कह सकते हैं ना। तो क्या कर रहा है ऊपर वाला, कंट्रोल कर रहा है भाई, क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला नीचे वाले को क्या करेगा, ऊपर वाला नीचे वाले को कंट्रोल करेगा, क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, समझ आ गई। तो ये क्या हो जाएगी, लेडीज, और ये क्या हो जाएगा, जेंट्स, ठीक है। तो ये लेडीज क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है जेंट्स को, समझ में आ गई। और ये जो है बगल में ये कौन है, ये भी क्या कर रहा है, सिग्नल दे रहा है, क्या दे रहा है, ये सिग्नल दे रहा है, ठीक है। तो ये भी जो है सिग्नल देगा, ये CO2 और H+ आयंस के प्रति क्या है, ये सेंसिटिव है, ये बात ध्यान रखना। ये लिख दे रहा हूँ, H+ आयंस एंड CO2 के प्रति क्या बड़ा सेंसिटिव है। जब भी क्या होगा, जब भी लेवल बढ़ जाएगा CO2 का और H+ आयंस का, तो ये एक्साइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा ये H+ आयंस एंड CO2 आयंस। जैसे ही बढ़ता देखेगा ये उत्तेजित हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा और कहेगा भाई साहब जो है रेस्पिरेटरी रिदम से कहेगा भैया जल्दी जल्दी जो है सांस तेज करो, CO2 को बाहर निकालो, ठीक है, ठीक है। कीमो याद रखना, केमिकल, ये केमिकल्स के प्रति सेंसिटिव है, कौन से केमिकल्स, H+ आयंस और CO2 आयंस, उसके प्रति क्या है, सेंसिटिव है ये, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, एक्साइट हो जाता है ये बड़ा जल्दी, ठीक है। चलो चलो भाई, एक बात ध्यान रखना, अब आपको समझ में आ गया, तीन आपको सेंटर दिखेंगे, एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर, एक रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर और तीसरा कीमो सेंसिटिव एरिया, है ना। तो ये वाला कहाँ मिलेगा, पॉन्स में मिलेगा, पॉन्स एरिया में मिलेगा ऊपर, और जो है ये दोनों कहाँ मिलेंगे, मेडुला के अंदर, नीचे मिलेंगे ये दोनों। ऊपर वाला क्या करेगा, नीचे वाले को क्या करेगा, कंट्रोल, मेन है ये भाई। अपन कर्म ही नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, समझ पा रहे हो ये बात को। तो सुना सुना होगा तुमने कि जो है अपन क्या है ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला करेगा, ऊपर वाला करेगा, क्या पता ऊपर वाला भी इस भरोसे बैठा हो कि नीचे वाला करेगा कुछ, समझ रहे हो बात को, तभी तो मैं उसकी हेल्प करूंगा। जब नीचे वाला करेगा तभी तो मैं उसकी हेल्प करूंगा, ऐसे क्यों हेल्प करूं किसी की। तो याद रखना भाई, ऊपर वाला खुद हमारे भरोसे बैठा है, ठीक है। तो मेन क्या है इसमें, नीचे वाला, ये मेन है, ऊपर वाला तो बस कंट्रोल कर रहा है इसको, है ना। तो ये मेन सांस का बढ़ना घटना, ठीक है ना, समझ रहे हो उसको, ये जो धक धक करने लगा तो उसको यही प्रॉब्लम हो गई थी, उसको समझ में आ गई।
ठीक है, तो धक धक करने लगा। ये रेस्पिरेटरी रेट को घटाना बढ़ाना सब इसके हाथ में, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये बस सिग्नल देगा भाई। ये क्या करेगा, ये कीमो सेंसिटिव एरिया, जैसे H+ आयंस और CO2 बढ़ जाएंगे, ये भी उसको क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। ये बात ध्यान कर लो। देखो, अब अपन पढ़ेंगे गैस ट्रांसपोर्ट के बारे में। किसके बारे में भाई, गैस ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो गैस कैसे ट्रांसपोर्ट होती है समझना। ये मैं बता चुका हूं आपको कि जो भी गैस होती है वो ब्लड में आती है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है, और उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होती है ना। तो इस बात को समझना। देखो, चलो अब सुनते जाना, कैसे गैस एक्सचेंज होती है वो देखेंगे। भाई हमें सबसे पहले ऑक्सीजन देखेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। CO2 से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो होती है, जो भी ऑक्सीजन आएगी अंदर, जो भी ऑक्सीजन हम सांस लेंगे, समझ लो बात को, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। मैंने आपको एक कहानी बताई थी, ये लंग्स है। लंग्स में जो है, ये क्या है आपका, ब्लड है। ठीक है, मैंने आपको पहले ये बता चुका हूँ कहानी की, इसमें ऑक्सीजन जो होगी वो आएगी। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर भरी पड़ी है लंग्स, इस लंग्स के अंदर, है ना, या एलुलाई के अंदर, गुब्बारों के अंदर भरी पड़ी है ना। लंग्स के अंदर, गुब्बारों के अंदर, एलुलाई के अंदर भरी पड़ी ऑक्सीजन जब ये ब्लड के अंदर आएगी, किसके अंदर आएगी, ब्लड के अंदर आएगी। तो जब ब्लड के अंदर आएगी तो किस तरीके से आएगी समझने की कोशिश करना। इसका मैंने तुम्हें बताया था, ब्लड एक क्या है, नाव है। क्या है ब्लड एक, ब्लड एक पूरा एक, सॉरी, ब्लड एक रिवर है। उस रिवर के अंदर एक बोट चल रही है। रिवर के अंदर क्या चल रही है, बहुत सारी बोटें चल रही हैं। ठीक है, रिवर के अंदर क्या चल रही है, बोटें चल रही हैं। इन बोटों को क्या कहेंगे, आरबीसी कहेंगे। क्या कहेंगे, आरबीसी कहेंगे। ये बात ध्यान में रखना। तो ऑक्सीजन आएगी, कहेगी मैं, बताओ कोई भी आएगा तो वो बोटों में बैठना ज्यादा पसंद करेगा, आरबीसी के अंदर बैठना ज्यादा पसंद करेगा, या पानी में रहना ज्यादा पसंद करेगा, या लिक्विड में रहना ज्यादा पसंद करेगा ब्लड के, बताओ भाई, इसमें ज्यादा रहेगा, बताओ। तो अगर हम देखें तो 90 कितना, 97% क्या होगा, बोट में आदमी प्रेफर करेगा, करेगा कि नहीं, कोई भी नॉर्मल आदमी हो। गंगा में तुम जाओगे तो बोट पर ही जाओगे ज्यादातर, कोशिश करोगे अगर जाना है तो, तुम्हें ट्रांसपोर्ट होना है, तुम्हें क्या होना है, ट्रांसपोर्ट होना है। ठीक है, तो 97% यूज करोगे, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होने के लिए। ठीक है, और अगर जैसे तुमने बड़ा देखा होगा, रिवर क्राफ्टिंग और ये और वो होते हैं, तो तुम बोट्स पर जाते हो, है ना। और 3% ही लोग कहेंगे कि भैया हमें तैरना बहुत खतरनाक आता है, हम तैरते हुए निकल जाएंगे ऋषिकेश। ठीक है, तो वो 3% ही होंगे, या बहुत कम परसेंट होंगे वो लोग। तो 97% कहाँ गई ऑक्सीजन, आरबीसी के अंदर आ गई। ठीक है, और 3% कहाँ रह गई, ब्लड के अंदर आ गई। समझ लो बात को। तो ये बात ध्यान रखना भाई, ऑक्सीजन का 3% किस में आ गया, ब्लड में आ गया, ब्लड वाले प्लाज्मा में आ गया। जबकि 97% किस में है, 97% किस में है, आरबीसी के अंदर है। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अब सुनो, ठीक है। तो अब सुनो, देखो भाई, अब बात करते हैं कि ये जो है, ये तो चलो ठीक है, ये तो ब्लड में ही ऑक्सीजन आ गई, ब्लड में ऑक्सीजन घुल गई। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई, ब्लड में ऑक्सीजन जो है गैस घुस गई। ठीक है, जैसे जैसे जो आपके रहते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है, कोल्ड ड्रिंक में कौन घुस जाता है, CO2 वगैरह घुस जाती है, गैस घुस जाती है ना लिक्विड के अंदर, वैसे ही इसके अंदर भी क्या घुस जाएगी, गैस घुस जाएगी। ठीक है, खत्म। ठीक है, अब बाकी कुछ जो होगी 97% आरबीसी में है। अब आरबीसी में कैसे प्रेजेंट होगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। किस फॉर्म में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में रहेगी ये। ठीक है, ये मैंने तुम्हें बताया था कि आरबीसी में गई। आरबीसी में क्या होती है, सीट होती है। आरबीसी में क्या होती है, सीट होती है। ये आरबीसी या बोर्ड पर सीट होती है, उस बोर्ड सीट को क्या कहते हैं, सीट को क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं सीट को, हीमोग्लोबिन। तो ये ऑक्सीजन आएगी, बोट पर बैठेगी और फिर सीट पर बैठ जाएगी। ऑक्सीजन आएगी, आरबीसी पर बैठेगी और फिर हीमोग्लोबिन पर बैठ जाएगी। तो ऑक्सीजन किससे बाइंड अप हुई आरबीसी के अंदर, हीमोग्लोबिन से। सीट पर बैठेगी ना, कि बोट पर ही ऐसे लेट जाओगे, तो लेटोगे तो नहीं ना, बैठ सीट पर बैठोगे। तो ऑक्सीजन किससे बाइंड कर रही है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर रही है। ऑक्सीजन किसके साथ बाइंड कर रही है,
ऑक्सीजन बाइंड कर रही है हीमोग्लोबिन के साथ, ऑक्सीजन किसके साथ बाइंड कर रही है। और मैंने आपको बताया था, मैंने आपको एक बात बताई थी, ठीक है, ऑक्सीजन जो है बाइंड करी हीमोग्लोबिन के साथ, देखो Hb4, ठीक है, ये भी Hb4, और ये क्या है, ये Hb4 एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, ये क्या है, ये एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, Hb4, ठीक है। अब सुनना, Hb4, और ये क्या है, एक, याद रखना, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कैरी करता है, याद रखना, मैंने आपको ये बात पहले ही बताई हुई है, याद है कि एक हीमोग्लोबिन जो है 4 मॉलिक्यूल किसके, ऑक्सीजन के कैरी करता है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। एक हीमोग्लोबिन 4, तो दो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल कितने कैरी करेंगे, 8 मॉलिक्यूल के, 8 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन लेकर के जाएंगे, ठीक है। एक हीमोग्लोबिन के कितने हाथ हैं, 4 हाथ है, क्या है, 4 हाथ है, या कहो 4 आयरन है एक हीमोग्लोबिन के पास, कितनी आयरन है, 4 आयरन है, उस आयरन से ऑक्सीजन को पकड़ के रखता है, समझ पा रहे हो इस बात को। ऐसा कुछ समझो कि हीमोग्लोबिन जो है इसके पास 4 आयरन है, क्या है, आयरन है 4, 4 आयरन है, ठीक है। और इन 4 आयरनों से क्या लगी हुई है, एक ऑक्सीजन लगी हुई है, इन 4 आयरनों से क्या लगी हुई है, एक ऑक्सीजन लगी हुई है। तो हीमोग्लोबिन के कितने मॉलिक्यूल है, एक ही तो है हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल, हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितना, एक है हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने लगे हुए हैं, 1 2 3 और ये 4, कितने, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लेकर के मजे से घूम रहा है, समझ में आया ये बात, समझ पा रहे हो, एक ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, एक ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, एक ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, और एक ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है। तो इस तरीके से एक हीमोग्लोबिन का पूरा मॉलिक्यूल है ये, ठीक है, ये पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, और ये जो है 4 ऑक्सीजन को लेकर के मजे से घूम रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब सुनो, देखो, ठीक है, तो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल Hb4 लिखते हैं, उसको क्या लिखते हैं, Hb4, एक है ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को लेके घूम रहा है, देखो आगे 4 लगा हुआ है, और इसके आगे कुछ नहीं लगा तो यानी 1 लगा दूं, तो 1 हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन लेके घूम रहा है, क्या बनेगा ये, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्या बना भैया ये कंपाउंड का नाम बताओ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये बात ध्यान में रखना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, ये क्या बन गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये बन चुका है, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई सब। इधर देखो सुनो, ठीक है, तो अब ये जो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा और क्या बना दिया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स है ये कैसा कॉम्प्लेक्स होता है, टेम्पररी होता है, कैसा होता है, टेम्पररी कॉम्प्लेक्स है। ऐसे ही हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी जुड़ता है, और जो है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाता है, वो भी बताऊंगा, वो भी टेम्पररी कॉम्प्लेक्स है, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, फिर ऑक्सीजन निकल आया, हीमोग्लोबिन अकेला रह गया, कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ी हीमोग्लोबिन के साथ, वापस निकल आई। लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, याद रखना, कौन सी गैस, जो कोयला जलाते हैं अपन, एक गैस निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड है वो कैसा है, टेम्पररी, किसके साथ कैसा है, टेम्पररी बॉन्ड है, ये क्या बनता है इसके साथ बताओ भाई, Hb4 OH, क्या बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्या बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कैसा बॉन्ड है ये, टेम्पररी बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है ये, टेम्पररी, ठीक है, आ रही बात समझ में। जबकि हीमोग्लोबिन का किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो बॉन्ड है वो कैसा है, वो भी टेम्पररी है, क्या बनेगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ये भी कैसा है, टेम्पररी है, ये भी कैसा है भैया, टेम्पररी है, ये बात ध्यान रखना, टेम्पररी बॉन्ड है ये भी, ठीक है। और लेकिन हीमोग्लोबिन अगर किसके साथ जुड़ जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, किसके साथ जुड़ जाए, ये कहां से निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कहां से निकलता है, कोयले से, जैसे देखो कोयला, कोयला यानी कोल से क्या निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन इसके साथ जो बॉन्ड है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जो बॉन्ड है हीमोग्लोबिन का, वो कैसा है, परमानेंट बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है भैया ये, परमानेंट, एक बार जो है जुड़ गया तो बिल्कुल फेविक्विक है भाई साहब, ये कैसा है, फेविक्विक का बॉन्ड है, ये बात ध्यान में रखना, ये जो एक बार जुड़ गया तो जुड़ गया, सीधी बात है। हीमोग्लोबिन जो है अरेंज मैरिज कर लेती है सीओ के साथ, जबकि जो है
जो है ये सब चलता रहता, समझ पा रही होगी। बॉयफेल ग्रेफाइट किसके साथ चलता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कभी भी जुड़ जाएगा, कभी भी चला जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? इसे कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड की क्या हो गई है? पॉइजनिंग हो चुकी है। क्या हो चुकी है? कभी अंगीठी को कहते हैं ना, अंगीठी में जो है बंद करके खिड़कियां सो जाओ, तो तुम्हें ना सारी की सारी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी। और फिर अंगीठी की अगर जलते जलते कहते हैं, अंगीठी को अगर आप जला रहे हो तो आप दरवाजे खिड़की खोल के सो, अगर आपने सब बंद कर दिया तो घुटन के मारे मर जाओगे। क्यों घुटन के मारे मर जाओगे? क्योंकि अंगीठी में से निकलेगी कार्बन मोनोऑक्साइड, वो तुम्हारे हीमोग्लोबिन के साथ परमानेंट जुड़ गई, और फिर सीओ पॉइजनिंग हो जाएगी, आदमी की डेथ इंस्टेंट हो जाएगी। ये बात ध्यान में रखना। अब अपन पढ़ेंगे, CO2 की साइकिल। किसकी साइकिल पढ़ेंगे अब अपन? CO2 की साइकिल पढ़ेंगे। सुनना ढंग से अब CO2 की साइकिल सुनो। कार्बन डाइऑक्साइड से पहले इसको सुनना ढंग से। देखो, अगर मैं बात करूं हीमोग्लोबिन की, तो एक मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन कैरी कर रहा है हीमोग्लोबिन का। ठीक है, तो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन कैरी करता है। और अगर मैं बात करूं, ये तो हो गया एक हीमोग्लोबिन का, ये क्या हो गया? एक हीमोग्लोबिन का। अब मैं बात कर रहा हूं ग्राम। 1 ग्राम मैंने हीमोग्लोबिन लिया, कितना? 1 ग्राम हीमोग्लोबिन लिया, तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन लगभग 1.34 ml ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है। कितना? 1.34 ml को क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है? समझ पा रहे हो इस बात को? जबकि अगर हम बात करें, जो आता है ना हीमोग्लोबिन कितनी है तुम्हारी, तो वो 100 ग्राम में आता है, 100 ml में आता है। तुम्हारी 100 ml ब्लड में कितनी हीमोग्लोबिन होती है? लड़कियों की 13-12 होती है, पता है, देखा है ना, 12-13 वो होती है ग्राम, जबकि लड़कों की 16-17 ग्राम। तो एवरेज ले लिया 15 ग्राम मान के चलो। कितना? तो 100 ml ब्लड में कितनी है? 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है। 100 ml ब्लड में कितनी है? 100 ml में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है। तो आपसे पूछा जाए कि 100 ml में ब्लड में कितनी ऑक्सीजन आएगी, तो कैसे निकालोगे? 100 ml ब्लड में कितनी ऑक्सीजन है, कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? है भाई, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, देखो, 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन आती है, तो 15 लिख दिया। फिर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, अगर हम बात करें 1 ग्राम हीमोग्लोबिन की, तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितने होते हैं? 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में इतने ml आते हैं ऑक्सीजन के। तो अगर हम बात करें, मुझे बात बताना, इसको 15 ग्राम लिख सकता हूँ? 15 ग्राम में कितने आएंगे? 15 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितने आएंगे? 15 इंटू 1 कर दिया। ऐसे ही इसको भी क्या कर दूंगा? 15 मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितने आएंगे? 1.3 इंटू 15 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आएंगे। और यही 15 ग्राम हीमोग्लोबिन क्या बन जाएगी? यही 15 ग्राम हीमोग्लोबिन बन जाएगी 100 ml ब्लड। समझ में आया कुछ तरीका? क्या बताया मैंने? क्या बताया मैंने? समझ में आया? अरे भैया, ये 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 1.34 ml ऑक्सीजन मिल रहा है। ठीक है, हमने कहा मुझे 15 ग्राम में चाहिए। 15 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना आएगा? ठीक है, 15 इंटू 1 कर देंगे, यहाँ पर भी 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.34 इंटू 15, 1.34 इंटू 15, तो ये 15 ग्राम हीमोग्लोबिन को अपन क्या ले सकते हैं? 100 ml ब्लड लिख सकते हैं। तो 100 ml ब्लड जो है, इस 15 ग्राम हीमोग्लोबिन की 100 ml ब्लड लिखा, और इसमें कितनी आएगी? 1.34 इंटू 15 ml क्या आएगी? आपकी इतनी जो है ml ऑक्सीजन आ जाएगी। क्लियर है? समझ में? देखो, अब अपन बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड के मैंने आपको 3 फॉर्म बना दिए। कार्बन डाइऑक्साइड टोटल कितनी है? 100%। कितनी है? तो उसके 7%, 70% और 23%, 3 फॉर्म हो गए, 7, 70 और 23, है ना? 7% क्या हो गई? H2CO3, ठीक है, कार्बोनिक एसिड्स के फॉर्म में जो है ट्रेवल करती है। 70% बाइकार्बोनेट सॉल्ट के फॉर्म में, है ना? और सबका फेवरेट है 23%, कार्बोनिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। तो 23% क्या करती है? 23% हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। किसके साथ जुड़ जाती है? हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाती है, और क्या बनाती है? कार्बमिनो हीमोग्लोबिन। क्या बनाती है? कार्बमिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को? देखो, कितनी परसेंट? 23% कार्बन डाइऑक्साइड। कितनी? 23% कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ जुड़ जाएगी? हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगी। किसके साथ? अमीनेटेड हीमोग्लोबिन। किसके साथ? अमीनेटेड। हीमोग्लोबिन के साथ अमीन ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, या NH2 ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, उसके साथ जुड़ जाएगी 23%, और क्या बनाएगी? कार्ब
अमीनो हीमोग्लोबिन। तभी तुम कहते होगे सर ऑक्सी हीमोग्लोबिन तो बन गया ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, तो ऐसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कर दो ना। पर आप बना रहे हो यहाँ पर जब भी कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ रही है हीमोग्लोबिन के साथ तो क्या बन रहा है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। अब सुनना कैसे ये बनेगा, बड़ा आसान है, कुछ नहीं है। मैं एक ट्रिक दे रहा हूं तुम्हें, क्या दे रहा हूं, ट्रिक। देखो कैसे याद रखोगे इसको, देख लो इधर देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हीमोग्लोबिन है, क्या ये हीमोग्लोबिन है, अमीनेटेड हीमोग्लोबिन है। कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन क्या है, ये NH2 ग्रुप दिख रहा है, NH2 ग्रुप दिख रहा है। इसका NH2 में कितने ग्रुप दिख रहे हैं आपको, NH2 में कितने ग्रुप दिख रहे हैं, दो ग्रुप दिख रहे हैं। कितने ग्रुप दिख रहे हैं, दो ग्रुप दिख रहे हैं। NH2 में दो हाइड्रोजन दिख रहे हैं, एक हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन है। इसका NH2 ग्रुप का क्या होगा, ये क्या करती है, ये दो हाइड्रोजन के बीच में जुड़ जाती है, ऐसे याद रखना, ये ट्रिक है मेरी, है ना। कि ये क्या करेगी, हीमोग्लोबिन तो रहेगा ही रहेगा, NH भी रहेगा ही रहेगा, NH, और ये एक H बाहर, मतलब एंड में बीच में घुस जाती है NH2 के, बीच में कौन घुस जाती है NH2 के, CO2। आई बात समझ में, CO2। तो ये याद रहेगा मॉलिक्यूल का नाम, अब तो याद रहेगा तुम्हें। तो भैया हीमोग्लोबिन लिखना, NH लिखना, याद रखना एक H तो उधर चला गया, उसके बीच में घुस गई CO2, ये बात ध्यान रखना। तो ये जो है कुंडों में फंस गई, समझ में गए ना। मुझे बताओ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कितना परसेंट बन रही थी, कितना परसेंट बनती है, 97%। कितना परसेंट बनती है, याद है, बाकी 3% तो प्लाज्मा में ऑक्सीजन चला जाता है। जबकि कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कितना परसेंट बनती है, 23%। कितना परसेंट, 23%। ये बात ध्यान में रखना। अब सुनो, अपन हीमोग्लोबिन पर वापस आते हैं। हीमोग्लोबिन की अगर हमने बात करी थी, तो हीमोग्लोबिन में हमने देखा था, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड पर वापस आते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड में हमने देखा था कि 7% कार्बोनिक एसिड, 70% बाइकार्बोनेट और 23% कार्ब अमीनो। ये तो अपन ने कर लिया, 23% वाला तो पढ़ लिया अपन ने। क्या पढ़ लिया, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। बना क्या था बताना जरा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल का वो कैसा होता है बताना, HbNH, बीच में हो गया CO2 और फिर H। सब में आ गया। तो ये बात ध्यान रखना, ये होता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल, ठीक है। अब सुनो, देखो इसमें साफ साफ कार्बन भी आ गया, कार्बन भी आ गया, अमीनो भी आ गया, ठीक है, कार्ब अमीनो, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो कार्बन भी आ गया, अमीनो ग्रुप भी आ गया, कार्बन भी आ गया, अमीनो ग्रुप भी आ गया और हीमोग्लोबिन भी आ गई, ठीक है। अब अपन बात करते हैं 70% की, क्या करेंगे, 70 और 7% की। देखो ये CO2 आया, ये CO2 आया, किसके पास आया, ब्लड के पास। किसके पास आया, ब्लड के पास, ये RBC के पास आया, ये RBC है। RBC कुछ इस तरीके की होती है, याद रखना भाई, ठीक है। ये RBC के पास आया, ठीक है। तो और ये रहा आपका ब्लड, है ना, ठीक है। तो याद करो कितना परसेंट, 7%। 7% क्या हुआ, 7% क्या हुआ कि ब्लड, ब्लड है ये, क्या है भैया, ये ब्लड है, ये ब्लड, ब्लड 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 ब्लड, ठीक है। तो ब्लड है, ब्लड में पानी होगा कि नहीं होगा, होगा पानी। तो ब्लड में पानी होगा, तो ब्लड के पानी के साथ कौन जुड़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड के पानी के साथ कौन जुड़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ गया। ये बात ध्यान में रखना, ब्लड के, ठीक है। तो क्या हुआ, कुछ इस तरीके का जो है काम हुआ। देखो कार्बन डाइऑक्साइड था, कार्बन डाइऑक्साइड था, किसके साथ जुड़ गया, ब्लड के पानी के साथ जुड़ गया, और क्या बना दिया उसने, H2CO3। क्या बना दिया उसने, H2CO3। ये बात ध्यान में रखना। तो ये क्या बन गया, कार्बोनिक एसिड बन गया। क्या बन गया, तो 7% क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड। क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का फुल फॉर्म, कार्बोनिक एसिड को कैसे लिखते हैं, H2CO3। समझ में आ गया। बचा कितना परसेंट, 70%। कितना परसेंट बचा, 70%। 70% क्या करेगा, आरबीसी में भी पानी होगा, आरबीसी में भी क्या होगा, पानी होगा। तो इस तरीके से कुछ होगा, समझना। ये कार्बन डाइऑक्साइड था, आया कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी इसके अंदर भी पानी के साथ जाकर के मिल पड़ा। किसके साथ, पानी के साथ मिल गया। क्या बन गया बताना जरा, H2CO3। क्या बना, इसमें से क्या निकला, H+ आयंस, और क्या निकली, HCO3 नेगेटिव आयंस। क्या निकली, समझ में, CO2 आया, अंदर पानी के साथ मिला, क्या बनेगा, H2C
एक दो ये हो गए और ये तीनों हो गए, H2CO3 बना, H2CO3 दो में टूट गए, एक H+ आयन में और एक SCO3 नेगेटिव आयंस में। देखो एक H इधर एक H इधर, दो H हो गए और CO3 नेगेटिव आयंस, क्या बना, CO3 नेगेटिव आयंस। समझ पा रहे हो इस बात को? अब ये जो CO3 नेगेटिव आयंस होंगे, HCO3 नेगेटिव आयंस होंगे, ये फर्दर ये किसके साथ जुड़ जाएगा इसमें? देखो ऐसा जो है बड़ा मुश्किल है, पेचीदा है काम, है काम की नहीं है ये बताओ। यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्टर लगे रहेंगे, यहाँ पर क्या लगे रहेंगे, ट्रांसपोर्टर लगे रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर या कहो ट्रांसपोर्टर कहो या फिर कहो कैरियर प्रोटीन्स कहो, क्या कहोगे? तो कौन से कैरियर प्रोटीन्स होंगे? बायकार्बोनेट, ये बायकार्बोनेट आया नहीं, बायकार्बोनेट क्लोराइड, बायकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन्स। सर यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर तो सिर्फ बायकार्बोनेट ही जा रही है, आपने ये क्लोराइड क्यों लगाया? तो सुनना ढंग से, देखो यहां से बायकार्बोनेट जाएगी और जो है Cl नेगेटिव आएगी, Cl नेगेटिव आएगी। समझ में आया बात को? समझ में आया क्या हुआ? Cl नेगेटिव आएगी और बायकार्बोनेट आयन जाएगी। देखो सुनो फिर से सुनना, देखो कार्बन डाइऑक्साइड आई पानी के साथ मिली, क्या बना, H2CO3। H2CO3 किस में टूट गया? H+ आयन में और एक SCO3 नेगेटिव आयंस के साथ। ये SCO3 नेगेटिव आयंस बाहर ब्लड में चला गया, किसमें साथ चला गया? ब्लड में चला गया, ठीक है। लेकिन एक नेगेटिव चार्ज बाहर गया है, एक नेगेटिव चार्ज बाहर गया, अरे HCO3 नेगेटिव एक नेगेटिव चार्ज बाहर गया ना, और यहाँ पर अंदर पॉजिटिव चार्ज है। ओवरऑल चार्ज कैसा होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए। तो सुनो यहाँ पर एक नेगेटिव गया ना, तो नेगेटिव ही एक लेकर के आओ, समझ रहे हो? तो एक SCO3 नेगेटिव गया तो Cl नेगेटिव लेकर के आओ, CO3 नेगेटिव गया तो Cl नेगेटिव लेकर के आओ। तो इसलिए इसका नाम रखा गया, क्या रखा गया? कार्बोनेट, बायकार्बोनेट, क्लोराइड, कैरियर प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स क्या करते हैं? SCO3 और SCO3 नेगेटिव को बाहर करेंगे और क्लोराइड आयंस को अंदर करेंगे, क्लोराइड आयंस को अंदर करेंगे। ये बात ध्यान में रखना ताकि ओवरऑल चार्ज क्या रहे, मेंटेन। जितना नेगेटिव बाहर गया उतना ये नेगेटिव अंदर आ जाए, ठीक है। तो ये क्लोराइड अंदर चला गया, इसे कहते हैं हैमबर्गर शिफ्ट। क्या कहते हैं इसे? बर्गर, तो इसे क्या कहते हैं? हैमबर्गर शिफ्ट ही कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? या क्लोराइड शिफ्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोराइड शिफ्ट कहा जाता है, ठीक है। या फिर हैमबर्गर शिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हैमबर्गर शिफ्ट, हैमबर्गर शिफ्ट या फिर क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं इसे। क्यों? क्योंकि क्लोराइड अंदर बाहर से अंदर आरबीसी के अंदर घुस रहा है, क्लोराइड अंदर बाहर से अंदर आरबीसी के अंदर घुस रहा है। समझ में आ गया ये बात? अब ये SCO3 नेगेटिव किसको खोजने चला था? ठीक है, तो वही वाली केस है, मैं ढूंढने खुदा निकला। समझ रहे हो बात को? तो कहा किसको ढूंढने निकला था? ये नेगेटिव आयंस किसके साथ चिपकेगा जाके? पॉजिटिव आयंस के साथ। कौन से पॉजिटिव आयंस के साथ? सोडियम या फिर पोटेशियम के पास जा करके चिपक जाएगा बाहर निकल करके। समझ में आया? किस किस को समझ में आ गया ये बात? इधर देखो, देखो क्या है बर्गर की कहानी या क्या है हैमबर्गर शिफ्ट। तो इस बात को समझना, मैंने आपको क्या बताया था कि ये 7% कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में जो है, ये 7% जो है कार्बन डाइऑक्साइड किस में आ गया? ब्लड के पानी के साथ मिक्स होकर के क्या बना दिया उसने? H2CO3 बना दिया। 70%, कितना परसेंट? कितना परसेंट? 70% जो है ये, 70% जो है ये आरबीसी में घुसा। आरबीसी में घुसने के साथ आरबीसी से पानी के साथ मिल गया और पानी के साथ मिल करके क्या बनाया उसने? H2CO3। अभी H2CO3 जो होगा दो में टूट गया, H+ आयंस और SCO3 नेगेटिव। SCO3 नेगेटिव आयंस को बड़ी चुल है बाहर निकलने की, बड़ी क्या है? चुल है बाहर निकलने की। तो ये SCO3 नेगेटिव आयंस बाहर निकल रहे हैं, तो बाहर निकलेंगे तो भैया आप क्या करें? अगर बाहर निकाल रहे हैं तो यहाँ पर चार्ज की गड़बड़ी हो रही है। तो जब हम एक नेगेटिव चार्ज को बाहर निकालेंगे, SCO3 नेगेटिव आयंस को बाहर निकालेंगे, तो उसकी जगह हम क्या ले लेंगे? क्लोराइड आयंस को अंदर ले लेंगे। क्योंकि क्लोराइड आयंस जो नेगेटिव चार्ज है वो अंदर आ गए, इसलिए इसका नाम रखा गया क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है। और इस बर्गर वाले इसने खो जाता है, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? हैमबर्गर शिफ्ट। जाने क्यों उसका नाम हैमबर्गर रखा लड़के का, ठीक है। तो हैमबर्गर शिफ्ट भी हो गया, ठीक है। अब ये जो चुल्ल वाला मॉलिक्यूल था, चुल्ल वाला मॉलिक्यूल कौन था? SCO3 नेगेटिव आयंस।
ये जो चिल्लू वाली जो मॉलिक्यूल था उसको बड़ी चुल्ल थी बाहर निकलने की, क्योंकि उसने कुछ पॉजिटिव देख रखा था। कौन सा पॉजिटिव देख रखा था? सोडियम और पोटेशियम देख रखा था। तो SiO3 नेगेटिव निकलेगा, सोडियम और पोटेशियम के साथ जाकर के सॉल्ट बना देगा। क्या बना देगा? सॉल्ट बना देगा, NaHCO3। सुना है? सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। समझ रहे हो बात को? फीलिंग को समझ रहे हो SiO3 नेगेटिव्स की? तो ये जो है खुराफात करने निकला था, समझ गए? सोडियम किसके साथ जुड़ गया? NaHCO3 बना दिया उसने। क्या बना दिया? NaHCO3। ग्लोबिन बनाएगी ना, ठीक है? तो याद रखना भाई, 7% तो जो है बाहर आ गई पानी में, 70% जो है देखो एक्चुअल में घुसी कितनी थी टोटल? सुनो, टोटल घुसी थी 93। कितना घुसी थी? CO2 कितना घुसी थी? 90%। कितना परसेंट? 90% जो थी टोटल घुसी थी, 90% घुसी थी। ठीक है, ठीक है, 90% घुसी। 90% घुसने के बाद, सॉरी 93% है ना, 93% घुसी। CO2 कौन कौन घुसी? CO2। ठीक है, तो CO2 घुसने के बाद 93% जो थी, इसने दो हिस्सों में टूट गई। एक तो हिस्सा जो है, एक हिस्सा किसके साथ इधर जुड़ गया? कार्बन डाइऑक्साइड का। और एक हिस्सा हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगा। एक हिस्सा किसके साथ जुड़ गया? हीमोग्लोबिन के साथ। हीमोग्लोबिन वाला कितने जुड़ गया? 23%। कितना परसेंट? ठीक है, ये 93% कितने में टूट गया? 70% में, और 70 और 23% में टूट गया। ये 23% किसके साथ जुड़ गई? कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ गई। और क्या बना दिया उसने? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या बना दिया उसने? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन उसने बना डाला। क्या बना दिया? कार्ब कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कैसे लिखते हैं? हीमोग्लोबिन NH, CO OH, ये बना दिया उसने। इस तरीके से पूरी साइकिल ये चल गई। ठीक है, ये RBC आपका खतरनाक हो गया ये। ठीक है, ये ब्लड है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? देखो, अब सुनना ढंग से। ये अपना हो गया पूरा का पूरा। अब देखो, तो ये अपन फैक्टर्स पढ़ेंगे। अपन क्या पढ़ेंगे? फैक्टर्स कौन कौन से जो है अफेक्ट करते हैं किसको? गैस के एक्सचेंज को। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ऑक्सीजन को ब्लड में मिलवा रही हैं? कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ऑक्सीजन को ब्लड में मिलवा रही हैं और CO2 को बाहर निकलवा रही हैं ब्लड से? ठीक है, तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ऑक्सीजन को ब्लड में मिलवा रही हैं? तो एक तो प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर, जितना ज्यादा ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होगा ना, तो उतना ज्यादा मिल जाएगी। ठीक है, और दूसरा सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। प्रेशर ग्रेडियंट में पढ़ाई चुका हूँ, ये पढ़ा चुका हूँ कॉन्सेप्ट प्रेशर ग्रेडियंट वाला पूरा। पिछले लेक्चर में देख लेना, पूरा का पूरा वीडियो बता चुका हूँ प्रेशर ग्रेडियंट, है ना। और सॉल्युबिलिटी ग्रेडियंट, सॉल्युबिलिटी ग्रेडियंट का मतलब ये है कि देखो सुनो, एक बात ध्यान रखना, जो आपकी CO2 है ना, CO2 ज्यादा घुलती है। CO2 ज्यादा घुलती है किससे? ऑक्सीजन से। कितना ज्यादा घुलती है? 20 से 25% तक ज्यादा घुल जाती है। तुमने देखा होगा, अपन पेप्सी में CO2 घोलते हैं, देखिए क्यों? क्योंकि वो जल्दी घुल जाती है, जबकि ऑक्सीजन लिक्विड में या ब्लड में नहीं घुलती है। समझ पा रहे हो? हम ऑक्सीजन वाली क्यों नहीं पीते? समझ रहे हो? ये ज्यादा CO2 ज्यादा घुलती है। समझ पा रहे हो इस बात को? CO2 वाली जो गैस है ज्यादा घुलती है। कितना परसेंट? 20 से 25% तक ये ज्यादा घुल जाती है। तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है? CO2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, तीसरी बात है थिकनेस मेम्ब्रेन की। तीसरी बात क्या है? थिकनेस मेम्ब्रेन की। सुनना इस बात को, थिकनेस मेम्ब्रेन की मतलब ये है कि आप ये जानते हो ये एलुलाई है क्या? ये एलुलाई है। ये एलुलाई है। एलुलाई जो होती है ना, उसकी जो बड़ी पतली लेयर होती है,
कितनी होती है, बस इतनी पतली होती है, 0.5 माइक्रोमीटर। क्या ये 0.5 माइक्रोमीटर, मीटर नहीं है, माइक्रोमीटर, बहुत पतली होती है। तो जितनी ज्यादा पतली होगी उतना ज्यादा अच्छे से एक्सचेंज हो जाएगा। देखो सुनना ढंग से, ये है आपका एलुलाई, ये क्या है आपका एलुलाई, और ये क्या है आपका ब्लड, ये क्या है आपका ब्लड है, ये क्या है ब्लड बह रहा है। अब ये गुब्बारों के नीचे क्या बह रहा है, ब्लड बह रहा है। यहां से आ जाएगा सीओ, यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा और CO2 यहां से निकल करके बाहर आ जाएगा इधर, समझ रहे हो बात को, और फिर CO2 यहां से निकल करके लंग्स से बाहर निकल आएगा। समझ पा रहे हो इस बात को, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। तो ये जो लेयर होती है ना बड़ी पतली होती है, किस क्या होती है बड़ी, टोटल आपको कितनी लेयर दिख रही है, 3 लेयर आपको दिखेंगी। कितनी लेयर दिखेंगी, 3 लेयर दिखेंगी। एक तो आपको ये वाली लेयर दिख रही है, ये बनी हुई है स्क्वैमस एपिथेलियम से। किससे बनी हुई है, स्क्वैमस, याद है स्क्वैमस एपिथेलियम बताया मैंने, पतली प्लेट जैसी, पतली प्लेट जैसी ये होती है, बड़ी पतली जैसी होती है ये। इससे अपन क्या कहते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी होती है। कौन ये, एलोलाई की दीवार। किसकी दीवार, एलोलाई की दीवार। ऐसे ही सेम टू सेम ये ब्लड की दीवार है, ब्लड की दीवार है, ब्लड की दीवार भी किससे बनी होती है, ये भी स्क्वैमस से बनी होती है। किससे बनी होती है, स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी होती है। ब्लड की दीवार भी किससे बनी होती है, स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी होती है, वही पतले पतले। लेकिन ब्लड की जो दीवार होती है उसको, ये भी स्क्वैमस, ये भी स्क्वैमस, पतले पतले सेल्स हैं। इन पतले पतले मतलब टाइल्स जैसे, कैसे टाइल्स पतली होती है तो वैसे ही टाइल्स जैसे होते हैं। स्क्वैमस एपिथेलियम कैसी होती है, टाइल्स जैसी। कैसी, अब ये भी स्क्वैमस, ये वाली भी स्क्वैमस, समझ रहे हो बात को, ये भी स्क्वैमस एपिथेलियम है, ये भी स्क्वैमस है, सब स्क्वैमस हो गए। तो नाम चेंज करना पड़ेगा, है ये भी स्क्वैमस ही, लेकिन नाम इसका चेंज करके मैंने क्या रख दिया, एंडोथीलियम। क्या कहते हैं, तो एंडोथीलियम जो होती है वो किसकी लेयर होती है, एंडोथीलियम, एंडोथीलियम किसकी लेयर होती है, किसकी होती है, ब्लड वेसल की। किसकी होती है एंडोथीलियम, ब्लड वेसल की लेयर होती है ये वाली, किसकी, ब्लड वेसल की, ठीक है, ब्लड वेसल की लेयर होती है एंडोथीलियम। और बीच में लेयर देख रहे हो वाली, बीच में वाली लेयर देख रहे हो इधर, दिख रही है वाली बीच की, बीच वाली लेयर देख रहे हो, ये बीच में, ये बीच में क्या होता है, कुछ नहीं होता, कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसे अपन बेसमेंट मेम्ब्रेन भी कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसे अपन क्या कहते हैं, बेसमेंट में। तो आपको कितनी लेयर दिख रही है बताना जरा, इसको अपन क्या कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। कितनी लेयर दिख रही है आपको, एक तो एलुलाई की दीवार, एक तो दूसरी किसकी दीवार है, ब्लड वेसल की। हमें इससे मतलब नहीं, हम तो ये वाली लेंगे ना, ये वाली ये ऊपर वाली ब्लड वाली है, ये वाली लेयर, क्योंकि यहीं से ही तो एक्सचेंज होगा ना, ठीक है। तो ये कितनी, एक तो ये वाली लेयर, इसको अपन क्या कहेंगे, एंडोथीलियम, ये भी स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी है। बीच वाली को क्या कहेंगे, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और तीसरी ये जो ये वाली लेयर है, ये क्या है, एलुलाई की लेयर, गुब्बारों की लेयर। ये क्या है, गुब्बारों की लेयर है ये। तो ये भी किसकी है, स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई है, ये बात ध्यान में रखना। तो बड़े पतले पतले 3 लेयर आपको दिख रही है। कितनी लेयर दिख रही है, 3, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे एक ब्रेड है, ये भी ब्रेड, और बीच में ये क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू भरा पड़ा है। ये 2 लेयर है, उसके बीच में कनेक्टिव टिश्यू भरा पड़ा है, पर उसको भी हम एक लेयर बना रहे हैं, किसकी, आलू की लेयर। किसकी लेयर, आलू की लेयर। तो ये ब्रेड की 2 लेयर हो गई और बीच में आलू की लेयर हो गई, समझ आया। तो आलू की लेयर यानी कनेक्टिव टिश्यू, और ये वाली कौन सी लेयर हो गई, स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। और ये भी स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू की थी। स्क्वैमस एपिथेलियम बिल्कुल प्लेट जैसे होते हैं, बिल्कुल कैसे होते हैं, प्लेट जैसे, पर इसको नाम हमने एंडोथीलियम रख दिया, ठीक है। तो बड़ी पतली लेयर होती है जिससे हम एक्सचेंज हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो 3 लेयर हो गई, एक तो स्क्वैमस, दूसरी एंडोथीलियम, और तीसरी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो 3 लेयर हो गई आपकी, ठीक है। चलो अब सुनो, अब एक आखिरी है
सरफेस एरिया रेस्पिरेट। देखो मैंने तुम्हें पता है, जैसे अगर हम बात करें, एक बात ध्यान रखना, ये जो तुम लंग्स देख रहे हो ना बड़े, जब इनकी जो ये गुब्बारे हैं इसके अंदर, लंग्स के अंदर क्या है, बड़े बड़े बहुत सारे क्या हैं, गुब्बारे हैं। जब आप इन गुब्बारों को खोल दोगे, जैसे आप ये गुब्बारों को मैंने खोल दिया, इन गुब्बारों को मैंने खोला, ठीक है, समझ रहे हो? तो एक बात ध्यान रखना, हमारे लंग्स में क्या है, बहुत सारे गुब्बारे हैं। जब हम एक एक गुब्बारे को खोलें, और जब हम एक एक गुब्बारे को क्या कर दिया, ऐसे जो है खोल दिया, उसको भी क्या कर दिया, खोल दिया, ऐसे बहुत सारे गुब्बारों को जब आप खोल दोगे और उनको मिला दोगे, क्या करोगे, उनको मिला दोगे, तो भाई साहब पूरा का पूरा एक टेनिस कोर्ट बन जाएगा। ये बात ध्यान रखना, इतना सरफेस एरिया बड़ा है, लंग्स के अंदर इतनी हवा जा सकती है, इसलिए छोटे छोटे गुब्बारों में हवा डाली जाती है, ये बात ध्यान में रखना। तो ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर हो गया खत्म। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व तुम्हें याद होगा कैसा था, याद है? मैंने बताया था धीरे धीरे पहले बढ़ रहा था ऐसे ऐसे करके, फिर बढ़ गया, इसे सिग्मोइड कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ना स्ट्रेट था, ना स्लोप था, ना पैराबोलिक था, कैसा था? सिग्मोइड था। ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है?